चलिए भैया, आज गॉस लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। गॉस लॉ में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं छोटे छोटे। हालांकि क्लास में पढ़ाया जाता है, फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, लेकिन बेसिक क्लियरिटी नहीं होती है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स फिर भी आप लोग करते ही हो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है तो आपको आज यहाँ पे क्लियर डिटेल अच्छे से कराया जाएगा टॉपिक। तो गॉस लॉ के नियम से पहले आपको एक एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, बेसिकली एरिया कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में आपको पता है ना। आप लोग कभी स्केलर बोलते हो, कभी वेक्टर, तो मैं आज ये डिफरेंस आपका जो भी है क्लियर कर देता हूं। एरिया आपको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मानकर चलना है, हमेशा याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो मैं यहां पे आपको आज एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। मान लीजिए मैंने आपको एक दीवार घड़ी दे दी और मैंने कहा कि आप इसको अपने रूम में जाके लगा दीजिए। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक कमांड दे दी, एरिया दे दिया दीवार का। सर्कुलर वॉच मान लीजिए कि जो घड़ी है सर्कुलर शेप में है, तो एरिया दे दिया मैंने सर्कल वाला आपको, और मैंने कहा आप अपने रूम में जाके किसी भी दीवार पे इसको लगा दो। तो दीवार पर लगाने से पहले आपके पास एक डाउट रहेगा, सर कौन सी वाली दीवार पे लगाएं, है ना। ईस्ट वाली वॉल है, नॉर्थ वाली है, साउथ वाली है, किस वाली दीवार पे हम आपको ये घड़ी लगा कर दें, यही पूछेंगे ना। यानी मैंने तो आपको बस एक मैग्नीट्यूड दिया था, डायरेक्शन आपने मुझसे पूछ ली। तो एरिया एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब बात आती है वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब अगर आपने मान लीजिए इस दीवार पर ये घड़ी लगाई है यहां, तो इसके लिए अगर मैं एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर दूं आउटसाइड में आते हुए, तो उस एरिया की डायरेक्शन वही रहने वाली है। जैसे कि बेसिकली मानकर चलिए ये है सर्कुलर वॉच, अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर बाहर की तरफ आते हुए ऐसे ड्रा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन कहलाएगी एरिया की। यानी अगर आपके पास में एरिया ए था मैग्नीट्यूड में, तो अब डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में एरिया वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी कर्व्ड सरफेस का आपने ये छोटा सा पॉइंट काट लिया और ये मतलब ऐसे रखा है ये भी, तो ऐसे एरिया वेक्टर कैसे ऐसे का जूम करके आएगा, जूम जूम, है ना, ऐसे बाहर निकलेगा जैसे कोई एरो बाहर निकल रहा हो। तो परपेंडिकुलरली बाहर निकाल दीजिए ये इसके ऐसे, तो ये रहेगा आपका सरफेस एरिया। आपने मान लीजिए डीएस मान रखा था छोटा, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी डीएस में ऐसे लिखी जाएगी वेक्टर के साथ। ठीक है ना। यानी मानकर चलिए आपके पास में फुटबॉल है और आपको इस पे एरिया डिफाइन करना है, तो आप क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बांट लीजिए, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़े बांट लीजिए और सबका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो वेक्टर ड्रा तो आपको करना रहेगा हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि वेक्टर आउटवर्ड हो। शोर शराबा ज्यादा है भाई, मैं मानता हूँ पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई उसका सॉल्यूशन है नहीं, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए, तो एरिया समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। गॉस लॉ में इसका यूज किया जाता है बेसिकली, मतलब हम कहते हैं ना, गॉस लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो मानकर चलो मैं एक बार इसको डिफाइन कर देता हूं। ये फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब एक तरह का फ्लो होता है, फ्लो। और अगर मैं वर्ड यूज करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। भाई फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है कहीं से, किससे, किसी क्लोज्ड सरफेस से कर रही है, क्लोज्ड सरफेस से। और वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब मानकर चलो देखो ऐसे जिंग 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 ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है कहीं पे, तो मैं इस एरिया को परपेंडिकुलर रख दूं ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। तो मैं नंबर लाइन काउंट कर लूंगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। जैसे मान लीजिए 5 लाइन आ रही है और ये सरफेस है, तो इससे ऐसे पास होगी 5 लाइन क्लोज सरफेस के अंदर से। तो मैं कहूंगा फ्लक्स लाइंस कितनी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 5 है। यूनिट अभी डिसाइड करेंगे हम।
तो किसी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स लाइंस परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही है, क्रॉस हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो यानी मैंने ऐसे कहा कि मैंने माना ये क्लोज सरफेस है आपका ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे रखा हुआ है ये वर्टिकली, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहां से ऐसे आ रही है और यहां से पास हो रही है। तो मैंने ऐसे दिखा दिया आपको भाई, ये यहां से आएगी, ऐसे पास होगी, आई, पास हो गई, ये ऐसे क्लोज सरफेस से पास होती जा रही है बेटा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन जो काउंट हो रही है ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर डॉट डिसाइड करेंगे तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आता आपका, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या चलता है फिर आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो गई और जो सरफेस एरिया हो गया, इनका प्रोडक्ट हो जाता। तो ये हो जाता आपकी फ्लक्स लाइंस, कि कितनी लाइंस किसी क्लोज सरफेस से पास हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हो जाती। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास ना होके किसी एंगल से हो रही हो, मतलब ऐसे पास हो रही हो, ऐसे देख रहे हो ना, देखो परपेंडिकुलर नहीं है अभी, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, यानी ऐसे कहा है हमने कि भाई मान लीजिए ये क्लोज सरफेस था आपका जो कि ds है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है इसके, नॉर्मल वेक्टर देखा तो वो तो ऐसे ही था ds, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने वेक्टर एरिया के साथ में थीटा एंगल बना रखा है। तो आप क्या करते, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को रिजोल्व करा देते एरिया डायरेक्शन की तरफ, यानी इधर रिजोल्व करा देते हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपको पता है कोस से गुना हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब बन जाता E कोस थीटा, सरफेस एरिया चल रहा है बेटा ds, तो ये बन जाता आपका टोटल फ्लक्स। इसको मैं ऐसे भी लिखता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया और कोस थीटा, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो यहाँ पे कोस चल रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट है E और ds का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में और सरफेस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी में, इनका डॉट प्रोडक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये था आपका, ये तो था आपका छोटे छोटे एरिया हो, तो मतलब आपने छोटे छोटे सरफेस ले रखे हैं किसी कर्व सरफेस पे। अगर आपको टोटल फ्लक्स करना हो तो क्या करोगे, फिर वहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे भाई हम, यानी टोटल फ्लक्स आ जाएगा फिर आपका क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो एक बार मैं अब वापस से आता हूं गॉस लॉ के नियम पर, कि गॉस लॉ क्या कहता है। इसका मैं गॉस लॉ का प्रूफ भी दूंगा यहां पर, और जो क्वेश्चन एक्चुअल में बनते हैं बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से उनको भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, कि कहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, उसको थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि इस पर मैंने देखा है बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो देखो भाई, अब आते हैं सीधे अपने गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम के ऊपर। तो गॉस थ्योरम कहती है कि आपको कहीं पे फ्लक्स काउंट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट किसी क्लोज सरफेस पे, तो आप क्या करो, 1/ε0 टाइम्स कर दो किसके, टोटल चार्ज के, टोटल चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। और टोटल चार्ज मान लीजिए मैं क्या उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स क्या हुआ अपॉन में ε0 के बराबर रहेगा। प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो भाई, मान लो ये आपका प्लस क्या चार्ज मौजूद है यहां पर इस पॉइंट पर, तो आपको गॉस लॉ को प्रूफ देना है। तो आपने पढ़ा हुआ है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0, जिस चार्ज की वजह से अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, जो चार्ज मौजूद था उसको एनक्लोज कराऊंगा, क्योंकि गॉस लॉ में क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो आपको गॉसियन सरफेस मानना है। आपको एक ऐसा सरफेस कंक्लूड करना है जो गिवन चार्ज को पूरी तरह से आप मतलब उसको क्लोज कर लें। तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट को एक बार सोचोगे तो एक तरह का स्फीयर सा ही होता है वो। तो पॉइंट को एनक्लोज करने के लिए मैं एक स्फेरिकल सरफेस मान लूंगा, उस स्फेरिकल सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, यानी गॉस थ्योरम में आपको गॉसियन सरफेस मानना ही पड़ेगा जो चार्ज को एनक्लोज कराएगा। तो पॉइंट चार्ज क्यू के लिए मैंने एक r रेडियस का
आर रेडियस का ये गॉसियन सरफेस ले लिया भाई, मान लीजिए, ठीक है, स्फेरिकल शेप में ये गॉसियन सरफेस दिखा दिया, और मैंने कहा बेटा कि ये आर रेडियस का सरफेस है, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया हमने, ये पढ़ भी रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 में आर स्क्वायर है, तो हम यहां से कहते थे स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाहर आएगा। तो अगर मान लीजिए आपने स्फीयर के ऊपर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लिया ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे बाहर आता कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली। और अगर आप यहां पे नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते तो नॉर्मल वेक्टर यानी एरिया का वेक्टर ड्रा करते तो वो भी इधर ही आता, यानी ds कैप, यानी यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है ना। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि जो क्लोज इंटीग्रल है वो चल रहा था फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए E डॉट ds, और थीटा 0 डिग्री आ गया तो ये बना इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है, तो यानी फ्लक्स बना आपका क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस E ds का, और E की वैल्यू आपके पास ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर गुना में सरफेस एरिया ds, ठीक है। अब आपको देखो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बाहर निकाल लेनी है। आपको मालूम है ये कांस्टेंट है, क्या वो चार्ज दे दिया वो भी कांस्टेंट रहेगा, आर रेडियस मान ली वो भी कांस्टेंट रहेगी, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, यानी फ्लक्स बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन है किसका, सरफेस एरिया का। इंटीग्रेशन और सरफेस एरिया जो चेंज हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस ने जो टोटल चार्ज एनक्लोज कराया है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये है गॉस नियम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो एक बार, मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, स्पेस चाहिए आपको। अगर नोट करना था तो एक बार पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या आप एक बार पहले तो एक बार इसको डिटेल में देख लो, उसके बाद जब नोट्स बना रहे हो तब आप वापस से इसको रिवाइंड कर लेना। देखिए काम की चीज तो आपके लिए यहां पर है बेटा, आपने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया है ना इलेक्ट्रिक वाला, आप ऐसे लिख रहे हो क्लोज सरफेस E डॉट ds बराबर में क्या हो टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे याद ये रखना है कि ये जो चार्ज है ना ये तो है जो क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है, तो ये तो है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है जो क्लोज सरफेस से बाहर है उन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दी बोथ दी चार्जेस, यानी जो अंदर चार्ज मौजूद है और जो बाहर चार्ज मौजूद है, उन दोनों चार्ज की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहां पे कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि सर ये जो गॉस लॉ में हम फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे Q क्या रिप्रेजेंट करता है और E क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स किसी भी पॉइंट पर आपको देखना है तो आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस में जो चार्ज मौजूद होंगे उसी की वजह से फ्लक्स होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वजह से है। जैसे कि देखो मान लो मैं आपको ऐसे चार्ज दे रहा हूं Q1 Q2 Q3
और मैंने एक बाहर दे दिया Q4 और आपने गॉसियन सरफेस को एनक्लोज कराया कुछ ऐसे। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना बेटा, मतलब आप ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे E.ds बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद देना है, रखना है कि ये जो Q है ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज यानी इनका सम है, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, यानी Q4 की वजह से यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। और फॉर्मूले में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से भी है और इनसाइड वाले चार्ज की वजह से भी है। तो ये है गॉस लॉ, आपको इस कंसेप्ट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि बेटा गॉस लॉ में जो आप क्लोज सरफेस लेते हो उसकी शेप एंड साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। शेप चाहे पूरी स्फेरिकल हो या ऐसे जियोइड शेप की तरह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको सरफेस का, क्लोज सरफेस का एरिया मालूम होना चाहिए। तो ये गॉस लॉ का मेन कंसेप्ट था। तो अगर आपको छोटी छोटी वीडियो ऐसे कंसेप्चुअल चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और अगर आप एनडीए मैथमेटिक्स या किसी कंपटीशन एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड के लिए पूरी तरह से क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।